भी टेक्स्ट बुक में है वही आपको पहले टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, उसके बाद आप एक हिंदी की नोट बनाओगे और उसमें पूरा जो अभ्यासक्रम है वो आपको लिखना है। पाठ 2 वर्णमाला। वर्णमाला क्या है वो हम पाठ पढ़ेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम अपने आसपास जिन ध्वनियों को सुनते, जैसे कि ध्वनि यानी आवाज, जैसे कि हम कभी कभी ट्रेन की आवाज सुनते हैं, किसी पशु पक्षी की आवाज सुनते हैं, फिर कभी मंदिर में हम बहुत बड़े घंट की आवाज सुनते हैं, अलग अलग आवाजें सुनते हैं, ध्वनियाँ। उसे क्या कहते हैं? ध्वनियाँ। मतलब कि अभी बारिश का मौसम है, हम बादल जब गरजता है तो उसकी आवाज सुनते हैं, फिर ट्रेन की आवाज सुनते हैं, अलग अलग। कोई हमारे घर की बेल बजाता है तो उसकी टिन आवाज हम सुनते हैं, फोन की घंटी बजती है तो हम उसकी आवाज सुनते हैं, तो उसे कहते क्या है? ध्वनियाँ। उस आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि। इसी प्रकार बोलते समय जब हमारे मुख से कई ध्वनियाँ निकलती है, मतलब कि बहुत सारी आवाजें निकलती है, कभी कभी हम चिड़िया की आवाज निकालते हैं, कभी कभी हम तोते की आवाज निकालते हैं, या फिर हम जो भी बोलते हैं तो हमारे मुख से आवाज निकलती है, तभी सामने वाला हम जो बोल रहे हैं वो समझ सकता है। जैसे यदि हम बोलते हैं हाथी, हम जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती है, मतलब कि हाथी, कमल, जो भी शब्द है, जो भी अक्षर है, उसे क्या कहता है? वर्ण। वर्ण या अक्षर। एक एक वर्ण को अलग करके जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो भी एक शब्द बोलते हैं, एक एक अक्षर बोलते हैं, वो हमारे मुंह से निकला हुआ, वो जब आप लिखावट उसकी लिखावट होती है, वो जो लिखते हैं तो वो कैसे होता है, किस स्वर और व्यंजन को मिलाकर वो कैसे वर्ण बनता है, स्वर व्यंजन है क्या, तो ये जब आप पाठ पढ़ते हो तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बनता है वर्ण। तो हाथी ध्वनियाँ निकलती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी हाथी, समझ में आया? ई, ह आ थ ई, मतलब हुआ हाथी। अब जो ये वर्ण है इसको आपको अलग करना है, स्वर व्यंजन इसमें से अलग हो जाएगा। ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये है व्यंजन, ये है स्वर। स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनता है, उसे वर्ण कहते हैं। लेकिन वर्ण की परिभाषा है क्या? सबसे पहले तो वो जानना जरूरी है कि जिस ध्वनि के, जिस शब्द के टुकड़े नहीं होते उसे क्या कहते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं होते उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। मतलब कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी शब्द है, उसको अलग तो नहीं किया जा सकता, उसके टुकड़े नहीं होते। हाँ, ये बात है कि जब हम वर्ण को विच्छेद करते हैं लिखते समय तो उसमें से स्वर जो है वो हट जाता है और वहाँ हम व्यंजन में ऐसे ऐसे चिन्ह लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं? हलंत। मतलब कि जहाँ जहाँ व्यंजन में से स्वर हटता है वहाँ हलंत लगता है, मतलब कि स्वर व्यंजन से अलग हो गया। व्यंजन को स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्वरों को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, व्यंजन की भी नहीं, वो अपने आप में वो स्वतंत्र है। लेकिन हाँ, जब व्यंजन में लिखते समय, बोलते समय जब हम हाथी बोलते हैं उसमें स्वर होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। जब हम लिखते हैं तो पता चलता है कि इसमें आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, उ की मात्रा है या ए की मात्रा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा में दो प्रकार है, वर्ण के कितने प्रकार है? दो। एक तो है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर यानी आपको पता है अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, अम और अह। और व्यंजन है क, ख, ग, वो आप पढ़ चुके हो फर्स्ट से लेकर, और आगे थर्ड में भी आपने पढ़ा है कि स्वर व्यंजन है क्या। स्वर व्यंजन वर्ण के दो प्रकार है जिसे स्वर व्यंजन कहते हैं। स्वर कैसे लिखा जाता है, व्यंजन कैसे लिखा जाता है? स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है, यानी 33, और दोनों को मिलाकर शब्द बनता है। पूरे शब्द को सही अर्थ में क्रमबद्ध में लिखने से वर्णमाला बनती है। तो ये
ये सारी जो बातें हैं वो आपको व्याकरण में ही सीखने को मिलेगी। स्वर किसे कहते हैं? स्वरों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, तो उसका उच्चारण करने किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वतंत्र है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। यहाँ पर पेज नंबर 11, 10 और 11 वहां पर आपको स्वर लिखा गया है। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ और औ। मतलब कि 11 स्वर होते हैं। अम और अह पी वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं। वो स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले उसको लिखा जाता है। इन्हें स्वरों के बाद तथा व्यंजन से पहले लिखा जाता है। अम यानी अम किसे कहते हैं? अम यानी अनुस्वार। कुछ शब्द है बंदर है, जिसका चिन्ह होता है ऐसे बिंदु, मतलब कि ऐसे शब्द में जहां पर बिंदु लगता है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। वो शब्द के ऊपर ही आता है उसका चिन्ह। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। आप सोचोगे कि ऐसे कैसे उसका उच्चारण, उसको बोलने के लिए नाक का प्रयोग करना है? नहीं, हम जब ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं तो उसका जो उच्चारण हम करते हैं, जो बोलते समय जो हमारी आवाज है, जो ध्वनियां निकलती है, वो सीधे ही नाक से, जैसे बंदर, तो उसका प्रयोग करते समय आप महसूस करोगे कि जो आवाज है वो नाक द्वारा ही निकलती है। कुछ आवाज गले के द्वारा निकलती है, कुछ आवाज में हमें पता चलता है कि ये नाक और गला दोनों से आवाज निकल रही है। तो ये जो है यानी बंदर, फिर मंगल, कुछ भी शब्द जो ऐसे शब्द है जिस पर बिंदु लगाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम नाक के द्वारा उसका उच्चारण होता है। अब है अह, यानी अ के ऊपर चंद्र बिंदु, जो भी शब्द है उस पर चंद्र बिंदु आता है उसे कहते हैं अनुनासिक। चांद है, फिर छलांग है, फिर बहुत सारे ऐसे शब्द है जिस पर ऐसे चिन्ह लगाए जाते हैं, उसे कहते हैं अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से किया जाता है। छलांग, छलांग मतलब कि ऐसे शब्द जो है जिस पर ये चिन्ह लगता है चंद्र बिंदु वाला। चांद, चांद। तो इसका उच्चारण करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि इसकी आवाज जो है वो नाक और गला दोनों से आवाज निकलती है। अब है अह यानी विसर्ग। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। हम बोलते हैं अह, जैसे पुनः, नमः, प्रातः, सुबह, सायः, ऐसे शब्दों को जब हम लिखते हैं तो उसके बाजू में ऐसे दो बिंदु किए जाते हैं। समझ में आया? तो इसको जब हम बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो इसकी आवाज जो है वो नाक के द्वारा निकलती है। स्वरों की मात्रा, स्वरों के कुछ चिन्ह होते हैं, निश्चित चिन्ह होते हैं। स्वर यानी अ, आ, ई, उसके कुछ चिन्ह जो है वो निश्चित है, ओके। स्वरों के व्यंजनों को, स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय जो चिन्ह लिखे जाते हैं, स्वर इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। आप कभी कभी पूछते हो कि मैम मात्रा इस तरफ आती है या इस तरफ आती है, मात्रा में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो स्वरों को
नमन है, ऐसे शब्द है लेकिन उसमें कोई मात्रा नहीं लगती। फिर है आ की मात्रा, आ से आम, तो आम में आपको मैं यहाँ पर आपको लिखकर समझाती हूँ तो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। अ से अन्ना यानी कोई मात्रा नहीं। आ से आम यानी ऐसी मात्रा आती है, इसमें कोई मात्रा नहीं आती है। आ से आम। अब ई से कैसी मात्रा आएगी? ऐसी मात्रा, ये छोटा ई है, मतलब कि ई से इमली, मिलन है, मिनट है, फिर टिफिन है, ऐसे जो शब्द है उसमें छोटी ई की मात्रा आएगी। बोलने में बहुत ही उसका उच्चारण जल्दी हो जाता है, तो समझना है आपको कि वो छोटा ई है कि बड़ा ई है। अब ई से ईख, उसकी मात्रा कैसे होती है? उसकी मात्रा इस तरह होती है, ये बड़ी वाली राइट साइड, आपका भी राइट, आप जैसे आप बैठ के मोबाइल के सामने आपका राइट, उस तरफ बड़ी, मेरा लेफ्ट, मतलब कि छोटा ई। फिर ऐसे ही छोटा हो, बड़ा हो। मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि आपको इतना याद रखना है कि जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे वो बड़ा ओ या बड़ा ई होता है। छोटा ओ कैसे लिखा जाता है? ये छोटा ओ है, ये बड़ा ओ कहलाता है। समझ में आ गया? चलो, ऊ से उपहार, छोटा ऊ, मतलब कि अभी मैंने बताया इसकी मात्रा ऐसे होती है, ऊ से उपहार। फिर है बड़ा ऊ, ऐसी मात्रा, और ऊ से ऊन। फिर है ऋषि, उसकी मात्रा कैसे आएगी? ऐसे, मृणाल, ऋषि, बहुत सारे नाम है जिसमें रू की मात्रा पैरों में लगती है, मतलब कि शब्द के नीचे उसकी मात्रा लगती है। फिर है ए, उसकी मात्रा शब्द के ऊपर एक मात्रा लगती है, उसको क्या लिखा जाता है? ए से ऐना। फिर मेला, मेज, दो मात्राएं आए तो उसमें भी आपको ऐसे लिखना है, एक की मात्रा ऐसे, तो उसमें शब्द के ऊपर दो मात्राएं लगती हैं, जैसे मैदान, मेला, मेना, ऐसे जो शब्द है दौड़, तो उसमें दो मात्राएं लगती है। फिर है ओ से ओखली, उसकी मात्रा कैसे लगती है? एक मात्रा ऊपर और एक बाजू में, उसे ओ से ओखली कहा जाता है। मोर है, मोदक है, मोहन है, ऐसे जो शब्द है वो उसमें आपको ओ की मात्रा है, ऐसा आपको समझना है कि इसमें कौन सी मात्रा लगती है, ये कौन सी मात्रा है, इसमें कौन सी मात्रा है, ये आपको जानना जरूरी है। औ से औरत, इसमें दो मात्रा और एक बाजू में लगती है, जैसे मौसम, फिर मौका, चौका, ऐसे जो शब्द है तो आपको पहचानना है कि इसमें औ की मात्रा है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा है। तो ये सारी जो बातें हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 और 12 उसमें दिया गया है, और उसमें से आपको देखकर टेक्स्ट बुक के जरिए फिर आपको अपनी हिंदी की नोट में स्वर व्यंजन भी लिखना है। आपको पेज नंबर जो है 40 और 50 स्वर व्यंजन वो आप
बिना स्वर के उसका उच्चारण नहीं होता। और हिंदी भाषा में उनकी संख्या कितनी है? 33। 33 मूल व्यंजन है और 11 स्वर है। स्वर जो है वो अपने रूप में स्वतंत्र है, उसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जो व्यंजन है उसको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जिसकी संख्या कितनी है? 33 है। क ख ग घ ऐसे उसमें पंचम वर्ण भी है, ड ज न ऐसे कुछ शब्द है जिसको पंचम वर्ण कहा जाता है। वो शायद आपको आगे समझ में आ जाएगा, आगे टेक्स्ट बुक में मैं पढ़ाऊंगी। अब है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण तो आपने समझ लिया कि वर्ण क्या है। ध्वनि के छोटे से छोटी इकाई यानी जो ध्वनि है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई अभी वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी आप पूछोगे कि मैम वर्णमाला मतलब वर्णों का समूह क्या? वर्ण यानी स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो शब्द बनता है, वो एक एक शब्द को सही और सार्थक जो शब्द है उसको क्रमबद्ध लिखकर जो पूरा वाक्य बनता है उसे कहते हैं वर्णमाला। हिंदी में 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन है जिन्हें मिलाकर वर्णमाला बनती है। मैंने बोला कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो भी शब्द हम लिखते हैं वो वर्णमाला बनता है। वर्णों के एक निश्चित क्रम में लिखना मतलब वर्णमाला। वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। मैंने आपको बताया कि वर्णों को एक निश्चित क्रम में मतलब कि जो शब्द है अलग अलग शब्दों को लिखा गया है उसको एक क्रम में लिखना। जो सार्थक शब्द है जिसका अर्थ होता है उसको एक क्रम में बनाना, उसको क्रम में लिखना, उसे कहते हैं वर्णमाला। जब किसी व्यंजन को मात्रा के बिना लिखा जाता है उसके नीचे हलंत, मैंने जब यहाँ पर बताया था हाथी शब्द में ह के नीचे ऐसे चिन्ह किया था, थ के नीचे चिन्ह किया था, उसे क्या कहते हैं? हलंत। मतलब कि जब किसी व्यंजन को मात्रा के बिना स्वर उसमें से अलग करके फिर सिर्फ व्यंजन को लिखा जाए, सिर्फ व्यंजन को लिखा जाता है तो उसमें हलंत लगता है। मतलब कि जो स्वर है उसके बिना जो व्यंजन लिखा जाए उसमें हलंत लगता है। और जब भी स्वर को मिला दिया जाए व्यंजन के साथ तो वो हलंत हट जाता है। मात्रा लगने पर वो हलंत हट जाता है। जैसे कि क, मैंने भी बताया कि क, अभी जो क और अ है दोनों स्वर और व्यंजन अलग अलग है। तो अगर व्यंजन से स्वर अलग हो तब व्यंजन जो भी शब्द है जो भी वर्ण है उसमें हलंत लगता है। और जब दोनों को एक कर दिया जाए तो वो हलंत हट जाता है, सिर्फ वर्ण बच जाता है जो भी व्यंजन है। ऐसे ही क, आ तो का। हिंदी भाषा में कुछ और वर्ण भी है, ड, ढ, ज, फ, आ। नुक्ता, अभी नुक्ता कैसे कहते हैं? आपके लिए शायद फोर्थ में नया शब्द है नुक्ता बिंदु। जो शब्द के नीचे, कुछ शब्द के नीचे बिंदु लगाया जाता है उससे पूरा शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। यह बिंदु के रूप में ज और फ वर्ण के नीचे, ये अरबी फारसी भाषा के शब्द है, कुछ शब्दों में लगाया जाता है, सारे शब्दों में नहीं, कुछ ही शब्दों में। इसे लगाने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे जरा तो बुढ़ापा, फन तो सांप का फैला हुआ सिर, जरा तो
बदल जाता है। इसको ज और फ के नीचे ही ज्यादातर नुक्ता बिंदु लगाया जाता है और बहुत सारे शब्दों में तो नहीं होता, बहुत ही कम शब्दों में ये नुक्ता बिंदु लगता है। और ये जो नुक्ता बिंदु है वो अरबी फारसी भाषा का शब्द है, वो हमारे यहाँ गुजराती शब्द या हिंदी भाषी शब्द या संस्कृत से आया हुआ नहीं। अभी है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन तो आप सेकंड में थर्ड में भी पढ़ चुके हैं। दो अलग अलग वर्णों को जोड़कर जो नया ही वर्ण बनता है, नया शब्द बनता है, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। मतलब कि हिंदी भाषा में उसकी संख्या कितनी है? 4, क्ष, त्र, न और स्र। इसकी संख्या कितनी है? 4, क्ष, त्र, न और स्र। इसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो अलग अलग व्यंजन को जोड़कर बनता है जो, और अपने मूल रूप से भिन्न है। मतलब कि जो ये क्ष बना है, ये किसे बना है? क और श को मिलाकर बना है। वो अपने मूल रूप से तो भिन्न है, अलग है, और दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर जो नया वर्ण बनता है, जो नया व्यंजन बना है, नया शब्द बनता है। शब्द मतलब कि वर्ण जो बनता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या 4 ही है, क्ष, त्र, न और स्र। जैसे कि आपने थर्ड में भी पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। 4 अलग अलग दो व्यंजनों को जोड़कर जो नया व्यंजन बनता है, जो नया ही अपने मूल रूप से भिन्न है, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क और श से बनता है श, क और स से बनता है क्ष। अभी इसके जो शब्द है रक्षा, भिक्षा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम रोज इसका बोलने में या फिर लिखने में, इसके रूटीन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके शब्द को हम बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये श बना कैसे है, ये त्र बना कैसे है। मतलब कि क और श को मिलाकर एक नया शब्द, नया वर्ण बना जिसका नाम है क्ष। त और र को मिलाकर बना त्र, त्रिदेव। त्र यानी र और ट को मिलाकर जो बना है वो है त्रिदेव। वो क्या बना व्यंजन? त्र। त्रिदेव, त्रिशूल, त्रिनेत्र, त्रिभुवन, बहुत सारे शब्द हैं जो जिसका अर्थ है क और र से बना हुआ ये त्र। अब है न, ज और न से बना हुआ शब्द जिसका प्रयोग करते हैं विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान। बहुत सारे ऐसे ज्ञ से शब्द बनता है यज्ञ। तो ज और न से बना ये न शब्द, इसका मतलब होता है विज्ञान है, फिर ज्ञान है, फिर बहुत सारे ऐसे शब्द है, वैज्ञानिक है। हम बोलते तो है लेकिन ये हमें नहीं पता होता कि ये कैसे बना है, ये व कैसे बना है, ये न कैसे बना। तो इसके लिए आपको स्वर, व्यंजन, वर्ण, वर्णमाला, व्याकरण सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अभी है श्रम। श और र से बना ये शब्द श्रम, परिश्रम, श्रमिक, फिर श्रम, बहुत सारे शब्द हैं जो श्र से बनते हैं। श और र को मिलाकर बना है ये श्रम। अब र के विविध रूपों से बने कुछ शब्द। अभी तक हमने वर्ण, वर्णमाला, फिर संयुक्त व्यंजन इतना समझ लिया। अभी
जानकारी हम अगले